बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम थ्योरी कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेक्चर आज का। ये एक तो इजी है, ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस तो इसकी मैं अभी बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग अभी पढ़ेंगे हम तो पता चल जाएगा। उससे पहले तरह दो टर्म्स हम देख लें, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक ये होता है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पर। अच्छा, पहले लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये एक होता है लॉजिक एंड सेकंड इज इमोशंस। इमोशंस और जिसे जोश और होश जिसे कहते हैं ना, वही फर्क है इनमें, समझ लें। लॉजिक का ताल्लुक सोच और रीजनिंग और मंतक से होता है, और जोश और फीलिंग्स का, इमोशंस का ताल्लुक फीलिंग से होता है। ये कहते हैं ना, ये जोश से नहीं होश से काम लो। तो लॉजिक होता है कि जो अंडरलाइंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो असूल हैं जिसकी बुनियाद पर कोई चीज़ काम कर रही है, वो फाइंड आउट किया जाए, उसको लॉजिक कहते हैं। और वो फाइंड आउट करके उसकी बुनियाद पर चीज़ को समझा जाए तो ये मतलब है कि आप होश से काम कर रहे हैं। मंतक, लॉजिक का उर्दू में मतलब है मंतक, और मंतक ये है कि अंडरलाइंग जो असूल और प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो फाइंड आउट किए जाएं। उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को कहते हैं। फर्ज करें एक एक बॉल है जो कि आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है ना वापस, और ये सबको पता है कि वो वापस नीचे ही आती है। तो ये एक रूल है। अब किसी के सर पे कोई चीज आके लगी है सर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर से ही कहीं से आई है। अगर साइड पे लगी है तो ठीक है, किसी ने साइड से थ्रो की होगी। लेकिन सर के ऊपर लगी है तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि ये कहाँ से आई है। ठीक है। तो अब किसी को फर्ज करें अगर बुखार हो गया है, तो आप फाइंड आउट करेंगे रीजंस, ठीक है, कि इसको क्यों बुखार हुआ है। तो उसके लिए आपको लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जी अच्छा, बुखार होने की वजह हो सकती है कि ये धूप में खेला हो अगर बच्चा है तो। अच्छा, मे बी इसने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली हो। इस तरह की, मतलब अगर कोई हादसा हो गया है गाड़ी का, तो आप फिर वहाँ लॉजिक, इंसान अपनी सोच इस्तेमाल करता है कि अच्छा, हो सकता है ये ओवर स्पीडिंग कर रहा हो सकता है इसने गाड़ी ठीक ना चलाई हो, इसने एहतियात ना की हो, 100 वजूहात हो सकती हैं। उन रीजंस को फाइंड आउट करना, ये वो सारी की सारी इन तमाम का ताल्लुक लॉजिक के साथ है। अब इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक इंडक्टिव लॉजिक है और एक डिडक्टिव लॉजिक है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स कह लें कि डिडक्टिव लॉजिक जो है वो इन्वर्स है इंडक्टिव लॉजिक से। इन्वर्स ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक में होता ये है कि आपके पास कुछ प्रोपोजिशंस, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसकी बुनियाद पर एंड रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना होता है।
और डिडक्टिव लॉजिक में होता ये है कि आपके पास पहले ही एंड रिजल्ट होता है और उससे आपने रीजन फाइंड आउट करनी होती है। मसलन मैं अगर आपको कहूँ कि एक शख्स था, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी, उसने उसकी नींद भी पूरी नहीं थी, वो बहुत परेशान था और उसकी जो है वो गाड़ी के ब्रेक्स भी ठीक नहीं थी। तो जल्द या बदेर आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है सारी, कि पहली ओवर स्पीडिंग, दूसरी है डिप्रेस्ड कह लें, केयरफुल, केयरलेस, केयरलेस ड्राइवर कह लें, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, और भी दो चार कोई हों। तो उसकी बुनियाद पर मैं पूछूं कि जी एंड रिजल्ट क्या हुआ होगा उसकी ड्राइविंग का, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट है। ये आपने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके जो इंफॉर्मेशन थी एंड रिजल्ट फाइंड आउट किया कि एक्सीडेंट हुआ होगा, इसे कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक है कि एंड रिजल्ट हमें पता है, फर्ज करें कोई मर्डर हो गया, अब आप फर्ज करें डिटेक्टिव हैं और आपने वो फाइंड आउट करना है कि ये मर्डर कैसे हुआ है, तो अब जो प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा डिडक्शन। आप डिड्यूस करेंगे फैक्ट से, आप जाएंगे उस जगह को देखेंगे, आप 100 चीज़ें उसमें होंगी, कितने बजे हुआ, कब हुआ, ठीक है, टाइमिंग आप देखेंगे और मेथड देखेंगे किस मेथड से हुआ, फिर आप लोकेशन देखेंगे। ठीक है, इस तरह की 100 चीज़ें आप देखेंगे, उनसे आप पोस्टमार्टम करवाएंगे, आप उसका, उसकी बुनियाद पर आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, जो भी है। ये आप क्या कर रहे हैं, डिडक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है प्रूफ्स वगैरह करने के लिए। तो ये बस उन्होंने ये इधर आपकी बुक ने बताया हुआ है, इनको डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली, तो मैंने भी कहा कि आपको बता दूं मैं। आगे चलते हैं, ज़्यादा इनको ना ये मतलब इतनी गहराई में जाने की इस लेवल पे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वही फिर चलते हैं वापस, काफ़ी दिन हो गए मैंने डिस्कस नहीं किया वो, मैथ गुरुज, मैथ लवर्स और सैम्स हैं। तो फिर ये मैथ गुरुज और मैथ लवर्स के लिए ये बड़ा अहम है, और अगेन सैम्स के लिए ये लेक्चर, सारी लेक्चर्स उनके लिए, वो सिर्फ एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस देखा करें और देखा करें कि इस पेपर से जान कैसे छुड़वानी है। ज़िंदगी में ये जो मैथमेटिक्स है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके इतना काम नहीं आना। जो मैथ गुरुज और मैथ लवर्स हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम है, ख़ासकर मैथ लवर्स में जो इंजीनियर्स हैं और इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, फिर तो ये समझें कि और एक लिहाज से कोई भी इंजीनियर या आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और थोड़ी बहुत आपने प्रोग्रामिंग, वैसे तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है।
और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो अब इधर फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों को करवानी शुरू कर दी है। 8वीं क्लास से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू हो गई हुई है। चलें, और मैथ गुरुज़ के लिए ना सिर्फ मैंने रिकमेंड तो किया हुआ आप लोगों को कि आप भी प्रोग्रामिंग सीखें, और नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको आगे चल के। और दूसरा, यही जो ये जो टॉपिक आप पढ़ने लगे हैं, ये आपकी हायर लेवल क्लासेस में प्रूफ्स वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है ये लेक्चर। और चलें, खैर इतना ही काफ़ी है, आगे चलते हैं। टॉपिक 2.6.1 है, 2.6.1 अरस्तू जिसे कहते हैं उर्दू में, तो अरिस्टोटल, और इसी से मिलकर बना आगे EAN लगा दें, अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो क्या होता है अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक? पहले देखते हैं प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन बस स्टेटमेंट को कहते हैं, बयान को कहते हैं प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट, कोई भी जो आप बात करते हैं, जो बयान है, उसे कहते हैं। मसलन मैं कहूँ दिस इज एन एप्पल, तो ये एक प्रोपोजिशन हो गई। अच्छा, अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक में क्या होता है, सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं जो ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को देखा जाता है अरिस्टोटेलियन लॉजिक में। और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक में ऐसी स्टेटमेंट्स भी हैं जो कि ट्रू और फॉल्स, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो या फॉल्स ही हो, वो एक स्टेटमेंट हो सकती है। या ट्रू और फॉल्स के अलावा भी वो उसमें पॉसिबिलिटी होती है उनके होने की। इसकी मैथमेटिकल अगर एग्जांपल दी जाए, फर्ज करें एक सिक्का है, कॉइन, उसे अगर टॉस किया जाए तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हेड को कह लें टेल, और सॉरी, हेड को कह लें ट्रू और टेल को कह लें फॉल्स। और अगर आप एक डाइस रोल करते हैं, एक डाइस को रोल करते हैं, लूडो का दाना, तो 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई ना कोई आंसर आ सकता है। तो इसको अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स में नहीं डिस्कस किया जा सकता। अगर आप इसको इवन और ऑड में देखें कि रोल किया है, इवन आया है या ऑड आया, तो फिर, और इवन को आप ट्रू कर दें और ऑड को आप फॉल्स कर दें, तो फिर इसको अरिस्टोटेलियन लॉजिक के ज़रिए में कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एग्जांपल दी मैंने कि कौन सी अरिस्टोटेलियन लॉजिक में आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अरिस्टोटेलियन लॉजिक को डिस्कस किया जा रहा है, जो ऐसी स्टेटमेंट्स जो ट्रू या फॉल्स होंगी। तो आगे चलते हैं, सिंबॉलिक लॉजिक देखते हैं।
एरिस्टोटेलियन लॉजिक में उसने ये किया है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं, उनको पी और क्यू वगैरह लेटर से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा था दिस इज एन एप्पल, उसे पी कह लें। अब वो जो भी चीज़ है उसको हम फर्ज करें मेरे हाथ में स्पून है और मैं उसे कहूँ दिस इज एन एप्पल, तो वो तो फॉल्स होगी ना स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली पी से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो पी की वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर वाकई एप्पल है और मैं कहूँ दिस इज एन एप्पल, तो फिर ये ट्रू होगी। और अगर मैं कहूँ कि ये स्पून हो मेरे हाथ में और मैं कहूँ ये एप्पल है, तो फिर तो वो फॉल्स होगी जी। अच्छा, और इसके लिए थोड़े से और सिंबल्स हैं। ये सिंबल जो मैंने ड्रॉ किया ये नॉट का सिंबल है, और नॉट पी, या इसे कह लेते हैं नेगेशन ऑफ पी। नॉट पी, चले इधर मैं लिख दूं, ये नॉट पी है या नेगेशन ऑफ पी है, बल्कि टेबल ही बना लेते हैं जैसे उसने बनाया हुआ है। कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन हैं, तो वो जैसे सिंबल प्लस के लिए ये है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है, डिवीजन के लिए ये है, और नेगेटिव के लिए ये है। तो नेगेशन के लिए ये टाइडल सा एक सिंबल है, और इसे आपने नॉट पढ़ना है। और नेक्स्ट है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, और इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसे नॉट पी पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिंबल है एंड का। एंड होता है कि दो प्रपोजिशंस को आप मिलाएं, पी एंड, ए कर दिया इसको, पी एंड क्यू। पी था, कोई भी एक स्टेटमेंट ले लें आप जी, फर्ज करें ये एक बॉल है, तो पी अगर कहूँ दिस इज अ बॉल, तो इसे रिप्रेजेंट कर लें। और फर्ज करें ये है और ये क्यू कर लें, तो दिस इज अ ट्रायंगल। अब ये दोनों पी एंड क्यू, ये ऊपर देखें ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पी एंड क्यू, ये दोनों जब ट्रू होंगी तो फिर पी एंड क्यू ट्रू होगा। ठीक है, इन पी एंड, जब आप यहाँ लिख दें पी, पी एंड, सॉरी भाई, एंड क्यू, तो ये तभी ट्रू होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे, क्योंकि एंड है ना। और इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो ये दोनों मिलके ये पूरी की पूरी प्रपोजिशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये एंड है और ये और है, इसे और पढ़ना है, एंड पी और क्यू। नेक्स्ट है इफ देन इम्प्लाइज, इफ देन स्टेटमेंट। और ये इफ एंड देन स्टेटमेंट्स ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, वहाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ है यहाँ से, लेकिन मतलब इतनी भी मुख्तलिफ नहीं है। तो ये नॉट एंड और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल होते हैं, और इसे लिखा जाएगा पी देन क्यू। तो नेक्स्ट है, इनको रिमूव कर दें यहाँ से, हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है इज इक्वलेंट टू या इफ एंड ओनली इफ, इन दोनों में से कोई भी। इज
इक्वलेंट टू if and only if। ठीक है, इसे लिखेंगे P is equivalent to Q, यहाँ P if and only if Q। चलें, explanation of the use of symbols। अच्छा जी, अच्छा, अब ये नेगेशन का है और ये P है। P हमें पता है कि प्रोपोजिशन है, अभी हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक कंसिडर कर रहे हैं ना, तो P सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज P की हो सकती हैं। ठीक है, P की सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, वो है यहाँ P ट्रू होगा, यहाँ P फॉल्स होगा, और यहाँ नेगेशन P क्या होगा, अगर P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो नेगेशन या नॉट P क्या होगा, ट्रू होगा, उल्ट होगा ना इससे। इसी तरह ये नेगेशन थी, इसे कहते हैं नेगेशन। दूसरा है कंजंक्शन। कंजंक्शन में होता है कि ये नाम दे रहे हैं हम इंग्लिश में, एंड को कंजंक्शन कहते हैं, P एंड Q ये कंजंक्शन कहलाता है। दो स्टेटमेंट्स को मिला दिया जाए एंड के साथ तो वो कंजंक्शन कहलाता है। तो इसका हम, अच्छा ये इसे ना ट्रुथ टेबल कहते हैं, टेबल कह लें, यहाँ इसे टेबल कह रहा है ना, लेकिन ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। मैं इसे अभी आगे चल के और ज़रा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको आगे चल के। अभी ये ज़रा ट्रुथ टेबल हम बना लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, बल्कि ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको नीचे से ओपन ही रहने देते हैं। चलें, ये P एंड Q और एक और बनाना पड़ेगा, P एंड Q। अब P अगर ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, तो फिर ये ट्रू होगा। ये याद रखिएगा कि Q की वैल्यू, इस Q की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ये P पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, दूसरे अल्फाज में कह लें ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ये आउटपुट है। ये आपने याद रखना है कि इसमें इनपुट इनपुट और आउटपुट हम इसे कहते हैं, वो मैं उसको कह देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। लेकिन यहाँ मैंने इसीलिए ये इनपुट नहीं यूज़ किया। ये इसकी अपनी वैल्यू है, ये भी इसकी अपनी वैल्यू है, ठीक है, और यानी कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। जबकि आउटपुट डिपेंडेंट है, आउटपुट क्या है, P एंड Q है, आउटपुट P एंड Q है, इसलिए आउटपुट डिपेंड कर रही है P और Q के ऊपर। और फ़र्ज़ करें फिर एक P की वैल्यू ट्रू हो सकती है, Q की वैल्यू फॉल्स हो सकती है, तो ये फॉल्स होगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि P की वैल्यू फॉल्स हो,
क्यू की वैल्यू ट्रू हो तो ये फिर भी फॉल्स होगा, और एक और पॉसिबिलिटी है दोनों की वैल्यू फॉल्स हो तो ये भी फॉल्स ही होगा। ये कंजंक्शन है। अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। चले एग्जांपल्स मैं ज़रा बाद में आपको बताता हूँ। डिस डिसजंक्शन देख लें, फिर उसके बाद एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या है? पी, इधर लिखते हैं एंड ऑफ टू स्टेटमेंट्स, इधर लिख दें आर ऑफ टू स्टेटमेंट्स आर टू प्रपोजिशंस। ठीक है, इसमें बिल्कुल यही इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल यही इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। चले ज़रा थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं। अच्छा, इसमें तब्दीली ये आनी है कि यहाँ एंड की जगह आर है, और ये अभी हम फिल करते हैं कि आखिरी कॉलम में क्या आएगा। तो फिर मैं बताता जाऊँ कि पी और क्यू, ये पी और ये क्यू, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनपुट्स हैं। तो ये आउटपुट है पी एंड पी, पी आर क्यू, ये आउटपुट है। तो आर के केस में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट होगी ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि इस केस में भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा, और यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आखिरी पे दोनों फॉल्स हैं। यहाँ दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो गई, यहाँ दोनों में से एक ट्रू है आउटपुट ट्रू हो गई, यहाँ दोनों में से दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू हो गई। अब ये हमने एक नेगेशन पढ़ी, एक एंड पढ़ा और एक आर पढ़ा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक सब्जेक्ट है डीएलडी, जिसे कहते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। यही इस्तेमाल करके आपकी सारे के सारा कंप्यूटिंग सर्किट से कंप्यूटर्स जो हैं वो समझ लें कि इसी की वजह से चल रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की वजह से। डिजिटल लॉजिक को इसी के साथ डिज़ाइन किया जाता है। डिजिटल लॉजिक क्या होता है, वह ये समझ लें कि ये एंड आर और इसी तरह की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, उनमें ये तो नॉट हो गया, एंड हो गया, और ये आर हो गया। एक और स्टेटमेंट्स भी होती हैं नैंड। नैंड क्या होता है, ये एंड का नेगेटिव। नॉर क्या होता है, आर का नेगेटिव। तो अगर यहाँ हमने नॉर स्टेटमेंट करनी है तो इसका नेगेटिव कर दें, ये जो आखिरी कॉलम है ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। तो इसको कह देंगे ये नॉर लॉजिक है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये सारे के सारे लॉजिक बनाए गए हैं, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से वहाँ ये लॉजिक बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और होते कैसे हैं, इन्हीं की बुनियाद पे ये कंप्यूटर तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने मास्क वगैरह में या बाज़ लोगों के घरों में भी होती हैं, वो डिजिटल घड़ियाँ होती हैं जो टाइम बताती हैं और जो बिजली पे चलती हैं। ठीक है, वो इस तरह के
ठीक है, इस तरह के हिस्से वो होते हैं उनके घड़ियों के। ठीक है जी। 8 को करना हो, 3 को करना हो, फर्ज करें तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन चला देंगे तो 3 वो दे देगा। इस तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्लेज एलईडीज वगैरह इसमें छोटी छोटी लगी होती हैं वो जला के। तो ये कभी सोचा कि ये कैसे चल टाइम कैसे चल रहा होता है, पीछे इसका क्लॉक क्या होता है? मतलब क्लॉक को इसको कैसे पता चलता है कि 60 सेकंड के बाद मैंने इसको 1 मिनट को बढ़ा देना है, फिर 60 मिनट के बाद मैंने 1 घंटा बढ़ा देना है। तो इसके पीछे सारे का सारा ये डीएलडी सर्किट्स चल रहे होते हैं। और वो ये सारे के सारे ट्रुथ टेबल्स, इनको ट्रुथ टेबल्स कहते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको। ये टेबल्स क्या है ना, इनको ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है, तो इनको ट्रुथ टेबल ही कह देते हैं। तो ये कहने का इधर आपको एग्जांपल देने का मकसद था कि, और ये चिप्स वगैरह वो आपने देखी होंगी इस तरह करके ब्लैक सी चिप्स होती हैं, वो जिनके नीचे आईसी जिनको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर आपका कोई बहन भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या डिप्लोमा होल्डर हो तो उनके पास इस तरह की आईसीज और चिप्स होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ इधर हम देख भी लें इनको। आईसी चिप्स ये आपको इधर नज़र आ रही, ठीक है। $1 ये जो छोटे सर्किट्स होते हैं, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की ये देखें कितनी ज़्यादा पिंस भी हो सकती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये सर्किट्स यही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनके अंदर यही कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट ये टेबल्स हो रहे होते हैं। और उनको बस 1 और 0 और 1 कह देंगे। और इसको नॉट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि यहाँ ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जो भी इनपुट इनपुट 1 या 0 होगी, 0 1 ही चलता है ना इसमें कंप्यूटर्स में, 0 और 1, ये ओ है, ये आउटपुट है और ये 0 1 है। और एंड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ये इनपुट कह लें, इनपुट ए कह लें, आउटपुट कह लें। और एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये आगे चल के नहीं, ये नहीं बताया जाएगा, और चीज़ इधर डिस्कस होगी। और ये आर गेट्स हैं, बी, ये आर गेट है, यानी कि ए प्लस बी इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो और ये एंड और इनके ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलते हैं, ये आईसी वगैरह से ये इम्प्लीमेंट हुए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था। फर्ज करें मैं आपको एंड का ट्रूथ टेबल बना देता हूँ। ये एंड गेट है ना, ए और बी और आउटपुट को ओ कह लें, तो ए एंड बी एंड ओ, तो इधर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो को फॉल्स कहते हैं और 1 को ट्रू। मोस्टली ज़रूरी नहीं होता, इनवर्स भी हो सकता है। तो 0 1 1 0 एंड 1 1 ये बना इनपुट्स की वैल्यूज हमने जो हो सकती हैं लिख ली है। एंड में क्या होता है, दोनों ये ज़ीरो को छोड़ के इसके आउटपुट लिख ही लें, कंफ्यूज ना कर लें आप। आउट, अच्छा, एंड क्या, ज़ीरो 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 एंड 1, यानी कि दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी, नहीं तो ये ज़ीरो ही रहेगी। तो ये भी ट्रुथ टेबल है। यहाँ बुक में आप उसने फॉल्स ट्रू फॉल्स और स्टेटमेंट्स को कहा है, प्रपोजिशंस जो कि स्टेटमेंट कोई भी जर्नल स्टेटमेंट हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये इनपुट 0 और 1 होता है। 0 को
5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 वोल्ट की इस तरह पल्स से, नहीं सॉरी, 1 को 5 वोल्ट की इस तरह पल्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और 0 को 0 वोल्ट से या -5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सारा कुछ होता है जी। अच्छा, अब ज़रा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और उसमें कोई भी स्टेटमेंट्स आप देख लें। फ़र्ज़ करें स्टेटमेंट 1 है 2 इज़ स्मॉलर देन 3, इसको अगर आप P कह देते तो 2 वाकई स्मॉलर होता है P से, तो ये ट्रू हो जाएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट्स देख लें, 2 इज़ स्मॉलर देन 1 एंड 3 इज़ स्मॉलर देन 5 कह लें, चलें, तो ये P एंड Q है। P पहली स्टेटमेंट थी 2 इज स्मॉलर देन, जो कि फॉल्स है, एंड फॉल्स, एंड 3 इज स्मॉलर देन 5। ठहरें, इसको ऐसे नहीं किया बुक आपने, तो मैं भी नहीं करता ऐसे। 3 स्मॉलर वो ट्रू है, लेकिन इस टोटल स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए हमें इस टोटल लॉजिक को कह लें, टोटल लॉजिक को एंड लॉजिक को ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन एक फॉल्स है, तो ये इसका फॉल्स ही आएगा। फिर फर्ज करें कि और वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक है 3 इज स्मॉलर देन -1 और 2 इज स्मॉलर देन, या 2 कह लें कि, हाँ चलो 2 इज स्मॉलर देन 10। तो पहली P है, ये P स्टेटमेंट कह लें, इसे Q कह लें। तो पहली क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट क्या ट्रू है, लेकिन P और Q ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि इनमें से एक ट्रू है, Q ट्रू है, और ये R के साथ डिसजंक्शन है, ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू होगा। टेबल्स हमने बना लिए हैं, डिसजंक्शन का यहाँ बनाया था, ये कंजंक्शन का, और ऊपर नेगेशन का हमने बनाया था। चलें आगे चलते हैं। आगे है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता चुका हूँ। इसका ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रूथ टेबल है, इसको ज़रा आपने ज़रा ध्यान से समझना है। मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहली दफ़ा इंसान एक्सेप्ट नहीं करता इसको। चलें, इम्प्लीकेशन हमने ऊपर देखा था, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, इसे ही कहते हैं कि ये इम्प्लीकेशन या कंडीशनल लॉजिक है। इस स्टेटमेंट को जैसे ऊपर हमने नाम दिए ना, डिसजंक्शन, कंजंक्शन और नेगेशन, तो इसका नाम P इम्प्लाइज Q है या कंडीशनल है, और टर्म्स हैं इसमें से, पहली को एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, पहली क्योंकि कंडीशन है ना, और दूसरा या इसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं, हाइपोथेसिस से आप शायद पहले ही वाकिफ हों, और दूसरा कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट या इम्प्लीकेशन इसे कहते हैं। ये इनके ना आप जाके मीनिंग भी देख लिया करें ऐसे वर्ड्स के, ज़रूर देखा करें, और कोशिश करें कि इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें, ख़ासकर अगर आप MGs और MLs हैं, और इवन अगर आप सैम भी हैं और आपने बिजनेस वगैरह करना है और इंटरनेशनली करना है, तो फिर तो इंग्लिश आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, और शायद फिर आपके लिए गुरुज और MLs के से ज़्यादा इस केस में हो जाएगी कि आपने इंटरनेशनली
कारोबार कर रहे हैं, और जबकि कोई एमएल या एमजी पाकिस्तान में ही जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, तो उसमें उर्दू की ज़्यादा इस्तेमाल होगी। चाहे कॉलेज में प्रोफेसर भी अब लग जाएं तो उर्दू में लेक्चर दिए जाते हैं, और चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाएं, इंग्लिश आपकी अच्छी भी हो, ज़्यादातर गुफ्तगू उर्दू में ही होती है। और अगर मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंटरनेशनल कंपनियों के साथ ज़्यादा आपका इंटरेक्शन है, फिर आपके रोल पे डिपेंड करेगा कि आपको, लेकिन एनी हाउ इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है बस वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में कारोबार करना है और इंटरेक्शन उनका, उनके लिए भी आजकल ज़रूरी इस सेंस में बन जाती है कि यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में पड़ी है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी आप वहाँ से खुद देख लोगे इंफॉर्मेशन। तो बुक्स जो हैं वो इतनी यूज़फुल बुक्स इंग्लिश में मिलती हैं, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। तो इट्स ऑलमोस्ट ए मस्ट स्किल फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। एक्सेप्शंस आर देयर, और उनमें से ये है कि कोई पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है और ज़्यादातर लोगों से, ऐसे लोगों से डील करना है जो इनकी जो इंग्लिश नहीं बोलते, तो ऑफ कोर्स फिर आपको इंग्लिश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि ये इस तरह के मुश्किल वर्ड्स आते हैं, उनको जाके इस तरह डिक्शनरी में देख लिया करें, फर्ज करें क्या था, एंटीसीडेंट था। ऐसे अब तो काफ़ी आसान है, आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मरियम वेबस्टर की ऐप डाउनलोड कर लें, एंटीसीडेंट, या गूगल का ही फिर ये यूज़ कर लें, ये फीचर डिफाइन एंटीसीडेंट आप लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल लॉजिक हम सीख रहे हैं ना, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है क्या है, द स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द इफ क्लॉज ऑफ ए कंडीशनल प्रोपोजिशन। ठीक है, यही वो अभी इधर बता रहा था। ग्रामेटिकली इसका क्या मतलब है, एन अर्लियर वर्ड फ्रेज और क्रॉस टू विच अनदर वर्ड रेफर्स बैक। ठीक है, तो दोनों में सेंस बनती है, जो अभी हमने इसका मतलब पढ़ा है, दोनों में दोनों मीनिंग्स फिट होते हैं इधर। अच्छा जी, तो ये है। हाँ, वापस चलते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पी एंड क्यू। पी इफ इम्प्लाइज क्यू, तो पहले पी एंड क्यू हम लिख लें इधर। ये है पी, ये है क्यू, और ये है पी इम्प्लाइज क्यू। पी वन, वन नहीं है तो ट्रू ले रहा है, ट्रू ट्रू कर ले। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट है, और इनका मैं लिख रहा हूँ आउटपुट इधर ये है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फिल किए गए हैं। ये नहीं है कि पहले पी हमने लिखा और पी की इस फर्स्ट कॉलम की बुनियाद पे सेकंड कॉलम फिल हुआ, और अब थर्ड कॉलम इन दोनों की यहाँ ये सेकंड कॉलम की बुनियाद पे फिल हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं। और ये मैं बताऊं, फर्ज करें आपके पास ये है पी एंड क्यू एंड आर, ये तो तीन आउटपुट्स हो गई हैं। अब आपका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह का बनेगा, ये पी क्यू आर, और यहाँ जाके आउटपुट, आउटपुट को जो भी कहना है, एक्स वाई जेड जो भी कहना है वो कह लें आप। तो यहाँ फिर इंडिपेंडेंटली ये ट्रूथ टेबल बनेगा, ट्रू 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 ट्रू, ये 8 वैल्यूज़ टोटल, 1 2 8, 8 वैल्यूज़ यहाँ आएंगी, यहाँ 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ इस केस में 8 वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन खैर इन, और उस केस में फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी हमने एक्स यहाँ लिखा था वो आउटपुट है और बाकी सारे इनपुट्स हैं। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू आउटपुट है, ये इस केस में ट्रू होगा, इस केस में
फॉल्स होगा, इस केस में फॉल्स होगा और ट्रू होगा, सॉरी, और इस केस में भी ट्रू होगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये कोई समझ नहीं लगी, एंड और आर तो समझ लग रही थी, ऊपर जो एंड और आर का बनाया था। चले मैं इधर एंड का लिख ही देता हूँ, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, उसका ट्रुथ टेबल क्या था, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इन दोनों की बुनियाद पे ये लिखा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो सेंस बन रही थी कि ट्रू किया, दोनों ट्रू हुए तो ये ट्रू हुआ, बाकी सब के लिए कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इधर क्या सेंस बन रही है, इधर तो कोई तुक नहीं बन रही। तो यही थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको समझाना है। उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, और इसने काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है। फर्ज करें कि स्टेटमेंट पी है, ही लिव्स इन लाहौर। क्यू क्या है, ही लिव्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, तो इस केस में आप ये देखें कि पहले ये दोनों अगर ट्रू हों, इनमें से पहली ट्रू हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली या दूसरी ट्रू हो जाएगी, दूसरी ट्रू हुई, ये दोनों ट्रू हुई तो P इम्प्लाइज Q भी ट्रू हो जाएगी। ये इनको अप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ। तो आप अब दूसरा केस देखें कि फॉल्स क्यों है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, ये तो एग्जांपल दी थी ना पी और क्यू की ट्रू के केस में। तो दूसरी इधर एग्जांपल हो सकती है, क्यू में अगर लिखा हो ही लिव्स इन सऊदी अरब कह लें, KSA कह लें, यानी कि ये स्टेटमेंट मिटा दें यहाँ से। फर्ज करें ये स्टेटमेंट यहाँ मौजूद नहीं है, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाली स्टेटमेंट मौजूद है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पी क्या है, ही लिव्स इन लाहौर, क्यू क्या है, ही लिव्स इन KSA। तो ये फॉल्स हो जाएगी, ऑफ कोर्स पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स हो जाएगी, जो कि ये सेकंड एंट्री है। क्यों, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा लाहौर में रह रहा हो और सऊदी अरब में भी रह रहा हो, एट ए टाइम की बात हो रही है। ये हो सकता है कि लाहौर में रहता हो और जाके सऊदी अरब थोड़ी देर रह के आ जाए, या सऊदी अरब जॉब शॉप जब कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं हाँ, ही लिव्स इन लाहौर एंड ही लिव्स इन KSA। ही लिव्स इन लाहौर का मतलब है कि वो रहता था लाहौर में, लाहौर से बिलोंग करता है, ऐसे कह लें, दैट ही बिलोंग्स टू लाहौर। लेकिन यहाँ वो बात नहीं हो रही, ही लिव्स का मतलब रहने का मतलब फिजिकली मौजूद ही है, बिलोंग बिलोंग कोई नहीं है इस केस में। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता जो बंदा लाहौर में हो वो सऊदी अरब में भी एट ए टाइम मौजूद हो। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड केस कंसिडर करें। इस केस में पहली फॉल्स हो जाती है, यानी कि ही डज नॉट लिव इन लाहौर कह दें, ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली स्टेटमेंट है ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो अब हम नहीं ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते कि वो पाकिस्तान में रहता है या नहीं रहता। एक बंदे के बारे में सिर्फ आपको इतना बताऊं कि वो लाहौर में नहीं रहता, और दूसरी स्टेटमेंट ये हो कि वो पाकिस्तान में रहता है, और दूसरी स्टेटमेंट ये हो वो सऊदी अरब में रहता है।
जो मर्जी हो भाई दूसरी स्टेटमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू वाली स्टेटमेंट इम्प्लाइज के केस में ये देखें, P इम्प्लाइज Q, Q स्टेटमेंट अगर P फॉल्स हो जाती है तो Q स्टेटमेंट जो मर्जी हो वो नहीं, हमें उससे कंसर्न, इससे कंसर्न ही नहीं है Q से। क्यों? जब हमने कह दिया वो लाहौर में नहीं रहता तो फिर ठीक है, सिर्फ लाहौर में नहीं रहता भाई, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहता है। आप जो मर्जी कहें, ही लिव्स इन पाकिस्तान, ही लिव्स इन सऊदी अरेबिया, ही लिव्स इन कराची। सिर्फ ये कह सकते हैं कि ही लिव्स इन वापडा टाउन, वापडा टाउन एक टाउन है लाहौर का। अगर कोई ये कि ही डज नॉट लिव इन लाहौर और दूसरी स्टेटमेंट हो ही लिव्स इन वापडा टाउन, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब कहेंगे जनाब जी ये क्या हो गया आपको, कि ये स्टेटमेंट तो अच्छा, ये थोड़ा गलत हो गया था। टेबल आखिरी क्यू की वैल्यू फॉल्स थी। तो कहने लेकिन खैर इस एक्सेप्शनल केस को छोड़ें, फॉर डॉट ऑन वाले को। तो अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट हो ही डज नॉट लिव इन लाहौर, तो हम ये कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते कि वो किधर रहता है। तो फिर हम उस स्टेटमेंट्स को ट्रू ही ले लेते हैं, यानी कि P इम्प्लाइज Q ट्रू ली जाती है अगर P फॉल्स हो। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फॉल्स ली जाती है P इम्प्लाइज Q जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। नहीं समझ आई शायद, अभी एग्जाम्पल से समझ आ जाती है। इसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है बुक ने। फर्ज करें कि एक प्लेयर है Z, ठीक है, एक प्लेयर है Z, वो क्लेम करता है कि अगर मैं कैप्टन बना तो टीम को जितवा दूंगा या टीम जीतेगी, जो भी वो कहता है, टीम टूर्नामेंट जीतेगी। अब ये P है और ये Q है। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं जी P और Q की, इधर देख लेते हैं। P Q, P इम्प्लाइज Q। पहली है कि P ट्रू हो, दूसरी है कि, चलो दोनों ट्रू ट्रू कर लें, ट्रू फॉल्स कर लें, फॉल्स ट्रू कर लें, फॉल्स ट्रू कर लें। अच्छा जी, वो कहता है कि अगर मैं कैप्टन बना तो मैं टीम को जितवा दूंगा या टीम टूर्नामेंट जीतेगी। अब पहली पॉसिबिलिटी है ट्रू हो गई जी, पी ट्रू हो गई। पी ट्रू होने का मतलब है कि वो कैप्टन बन गया, कैप्टन बन गया तो टीम जीत भी गई, तो उसकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, उसने जो कहा था वो हो गया। तो इसलिए जी हम ये P इम्प्लाइज Q को ट्रू कर देंगे। दूसरी केस में है वो कैप्टन बना लेकिन टीम हार गई, तो हम कहेंगे ओहो झूठ बोला था ना तुमने। तो ये P इम्प्लाइज Q, ये लो जी फॉल्स हो गई है स्टेटमेंट। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो कैप्टन बना ही नहीं, ही इज नॉट अ कैप्टन, तो टीम जीते या ना जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टीम जीत गई तो फिर भी वो ट्रू है। अच्छा, ट्रू एब्सोल्यूट टर्म में ट्रू नहीं है, पता नहीं वो बनता तो फिर क्या बनता, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम उसकी बात को जुटलाएं, इसलिए इसको ट्रू लेना है। यानी कि मजबूरी के तहत हमने इसको ट्रू लिया हुआ है। ठीक है, एक तो था ना कि पहली ये जो स्टेटमेंट था, पहला स्टेप ये इसे कर लेते हैं टू, पहली पॉसिबिलिटी बल्कि कहें इसको, पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी में था कि वो बन गया कैप्टन और टीम भी जीत गई, तो हमने कहा ठीक है जी बिल्कुल सही बात कही थी तुमने और ये बात सच साबित हुई, इसलिए P इम्प्लाइज Q ट्रू हो गया। दूसरी केस में उस वो कैप्टन तो बना लेकिन वो हार गया, तो हमने कहा भाई ये तुमने तो झूठ बोला था, तुम फॉल्स हो गए हो, ये P इम्प्लाइज Q फॉल्स हो जाएगा। तीसरे में वो कैप्टन बना ही नहीं, उसने तो शर्त लगाई थी, कैप्टन बनने से मशरूत किया था ना जीतने को। लेकिन आप ये नहीं कहें कि इसको फॉल्स कर दे, फॉल्स इसलिए नहीं करना
कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अगर कैप्टन बनता तो फिर क्या होता, इसलिए इसको ट्रू ही लेंगे। और फिर आखिरी केस में वो कैप्टन बना नहीं और टीम भी हार गई। टीम जिस भी वजह से मर्जी आ रही हो, उसके कैप्टन बनने की वजह से तो नहीं ना हारी, उसकी स्टेटमेंट अभी भी वेरीफाई नहीं हुई, इसलिए इसको ट्रू लेंगे। होपफुली इट हेल्प्स। इसको जैसे भी है पढ़ के अच्छी तरह गेट योर हेड अराउंड इट, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट योर हेड अराउंड इट, यानी कि अपने दिमाग को समझाएं। बार बार ये मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लें, जो बुक ने दिया हुआ वो देख लें। बस इसमें ये याद रखना है कि अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं यूज़ करनी है आपने, जो क्वेश्चन में दी होती है वही आपने यूज़ करनी है, फिर आप इस नतीजे पे ज़रा जल्दी पहुंच जाएंगे। अब अगर आपके किसी दोस्त के बारे में लिखा हुआ है कहीं क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि योर फ्रेंड लिव्स डज नॉट लिव इन लाहौर, योर फ्रेंड लिव्स इन पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है कि वो इंग्लैंड में रहता है, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ट्रू ही मानेंगे इस स्टेटमेंट को, क्योंकि वो चाहे इंग्लैंड में रहता है लेकिन क्वेश्चन में है कि वो लाहौर में नहीं रहता और वो पाकिस्तान में रहता है, तो पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई है। तो आपके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो पाकिस्तान में नहीं रहता, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट ट्रू माननी पड़ेगी। ठीक है। एक क्वेश्चन आता होता है इसमें सेट वगैरह में, या इस तरह का क्वेश्चन नेट टेस्ट वगैरह गेट जो ये लेते थे या लेते हैं आजकल भी, पता नहीं, उसमें एक छोटा सा इस तरह के आते होते हैं क्वेश्चंस, दो तीन जुमले लिखे होते हैं, एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, एक से तीन लाइनें लिखी होती हैं, और उसमें से फिर नीचे जो है ना तीन चार क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो दी होती है, तीन चार लाइनें लिखी होती हैं, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन सवालों के जवाब देने होते हैं। और अगर बीच में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो जो स्टेटमेंट है उसे ट्रू मानना होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, उसमें आपका अपना लॉजिक नहीं चलता। मसलन स्टेटमेंट में लिखा हो कि आलू खाने से बंदे का 1 फुट कद बढ़ जाता है, तो अब आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने उस क्वेश्चन के लिए इसको ट्रू ही मानना है और इसी तरह क्वेश्चन करना है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ ट्रुथ टेबल जो इम्प्लाइज का बनेगा वो इसी तरह बनेगा। ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये आखिरी कॉलम, ये ट्रुथ टेबल, इन दो वैल्यूज़ की बुनियाद पे ये वैल्यू हमने लिखी, ये आपने बस ये ज़हन नशीन करना है और अपने गेट योर हेड अराउंड इट, अपने दिमाग में ये लॉजिक किसी तरह फिट करना है। अच्छा, इसी एग्जांपल को ज़रा दोबारा देखते हैं और एक कोई अहम कंक्लूजन हमने ड्रॉ करनी है तो वो ज़रा करते हैं। पी लेते हैं, ए पर्सन लिव्स इन लाहौर, लिव्स इन लाहौर, और ही लिव्स इन पाकिस्तान। अच्छा, अब देखें, पी ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि पी ट्रू हो और क्यू अनट्रू हो, ये इम्पॉसिबल है इस केस में। ठीक है, पी पी ट्रू होगा तो क्यू ने ट्रू होना ही होना है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होगा। ये अगर P ट्रू है तो P एंड Q विल बी ट्रू, अगर P ट्रू है तो P एंड Q विल बी फॉल्स, और P एंड Q विल बी
इसका नॉट किया जाए ये विल बी ट्रू होगा। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल ड्रा करके देखते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि he lives in Lahore and he does not live in पाकिस्तान। ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, मिल के फॉल्स हैं, और उसका नेगेशन करेंगे टोटल टर्म का तो वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ज़रा हम ट्रुथ टेबल ड्रा करके देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल ड्रा करने का बस इसमें याद ये रखना है आपने कि इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं, या कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है। चाहे जितना मर्जी लंबा ट्रुथ टेबल आप बना लें, पी क्यू, फिर हमने नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, और आखिरी कॉलम है फिर हम पहुंचेंगे नॉट पी एंड क्यू के ऊपर। तो ये ट्रू कर लें, ये ट्रू कर लें, इसे ट्रू, ये फॉल्स। ये दोनों इनपुट्स हैं, मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पी एंड क्यू हैं, इसलिए इनकी चारों जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम इधर लिख रहे हैं। तो अगली है फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। अब नॉट क्यू क्या होगा? नॉट क्यू पी पे नहीं डिपेंड कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम पे। इस कॉलम में जो वैल्यूज आएंगी वो इस कॉलम में मौजूद वैल्यूज से बन जाएंगी, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही पहले कॉलम पे। तो इनको सिर्फ लिखा जा सकता है, जो क्यू की वैल्यू होगी, जो क्यू की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू से उल्ट होगी। तो क्यू की वैल्यू ट्रू है इधर, ये यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स होगी, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू होगी, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स होगी, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू होगी। अब P एंड Q ये कॉलम जो है दो पे, एक इस पे डिपेंड कर रहा है, इस कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, और इस कॉलम पे, इन दोनों का एंड लिया जाए तो ये कॉलम बनता है। ठीक है, तो अब आपने इन दो कॉलमों को देख के, इन दो कॉलमों को देख के ये कॉलम बनाना है। ट्रू ट्रू एंड हो रहा है। ट्रू ट्रू क्या होता है? ये कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हो, और यहाँ पे ये और ये एक फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये इस यहाँ दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, यहाँ एक फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स हो जाएगा। ये आपने ट्रुथ टेबल ध्यान से कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप समझते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर इसका करने का तरीका यही है कि आप इसको इधर दोबारा लिख लें, इस तरह लिख लें नीचे। P लिख ले यहाँ, और नेगेटिव Q लिखें तो P एंड नेगेटिव Q लिखें। यहाँ ये ट्रुथ टेबल इनका बनाएं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये होगा ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ऊपर वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो इधर फॉल्स था, वो बिल्कुल चले ऊपर जैसे ही लिख लें। ट्रू, ये फॉल्स है, और ये ट्रू है। तो इस केस में आ जाएगा, इस केस में ये आएगा, ये फॉल्स होगा, ये यहाँ ट्रू होगा क्योंकि दोनों ट्रू थे, यहाँ भी फॉल्स होगा और यहाँ भी फॉल्स होगा क्योंकि पहले वाला ट्रू था। ये आप यहाँ लिख दें। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस तरह फिर अलहदा से ये टेबल बना लें। अब ये जो टेबल है आखिरी, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस पहले इससे प्रीवियस कॉलम में। अब इनको सिर्फ इन्वर्स करना है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। चलें, ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। और अगर आप इस टेबल को देखें तो ये बिल्कुल P इम्प्लाइज Q वाला ही टेबल बन रहा है। ये ऊपर देख लें आप, यहाँ पे ये टेबल देख लें, P इम्प्लाइज Q बिल्कुल इक्वल है टाइडल P एंड नेगेटिव Q के। तो ये फिर इसके इक्वल हो गया। ये कंक्लूजन ड्रा करनी थी हमने, ये याद रखना है, ये आगे चल के इस्तेमाल भी होगी। तो ये दोनों प्रपोजिशंस आपस में इक्वल हैं, ये इसे कहते हैं लॉजिकली इक्वल हैं।
चलें अब बाई कंडीशनल देखते हैं। बाई कंडीशनल तो आसान ही है। ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था वो हमने निकाल लिया, कवर कर लिया। ये याद रखिएगा, ये P इम्प्लाइज Q, ये टफ है, इसको ज़रा समझना थोड़ा मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद ये समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बाकी बहुत आसान है। अब इंशाल्लाह ताला हम जल्दी से कवर कर सकते हैं। बाई कंडीशनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन में एरो ड्रा करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि, और ये इक्वलेंट होती है ये P एंड Q, P implies Q and Q implies P, और इसे ऐसे शॉर्टली लिख देते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड बाई कंडीशनल, या ये कहते हैं, और इक्वलेंस। बाई कंडीशनल और इक्वलेंस। एज वेल कह दें कि बी कहा जाता है इसे। इसे पढ़ा ऐसे जाता है कि P if Q, if stands for if and only if, ये पहले पीछे भी बताया है। if and only if, तो इसका ट्रुथ टेबल बड़ा आसान है ड्रा करना। इसका ट्रुथ टेबल है कि P और Q हम ड्रा कर लेंगे। ये P है, ये Q है, और फिर P और Q का, और यहाँ फिर Q और P का, और फिर यहाँ आखिर में P implies Q, यहाँ जो कि इक्वल है P and Q, P implies Q and Q implies P के, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो इसका पहले आप चारों पॉसिबिलिटीज P से स्टार्ट कर लें। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, चार पॉसिबिलिटीज है ना P और Q की। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो क्या होता था, जब दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होता था, ट्रू और फॉल्स हो तो फिर ये फॉल्स होता था, और जब ये P फॉल्स हो तो ये ट्रू होता था और ये ट्रू होता था। अब ये इस थर्ड कॉलम में इन्वर्स हो गया है, इससे उल्टा हो गया। अब आपने पहले Q को देखना है, पहले Q देखना है, फिर P देखना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इधर आप दोबारा इसका कॉलम अलहदा से लिख लें, ठीक है। और उसमें आप पहले Q को लिख लें और फिर P को लिख लें, और फिर आप Q इम्प्लाइज P लिख लें, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाला सारा आ जाएगा यहाँ, यहाँ ऐसे करके लिख लें जैसे ऊपर लिखा हुआ, ताकि आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकें। F है, ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। अब ये ट्रू ट्रू के केस में क्या होता है, ये ट्रू होता है। फॉल्स ट्रू के केस में क्या होता है, ये ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स के केस में ये फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स के केस में ये ट्रू होता है। बिल्कुल आप इसी तरह इधर इसको कॉपी करके लिख सकते हैं, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। अब ये बाई कंडीशनल है। अब ये दोनों कॉलम्स इस कॉलम की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो इनको आप अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये अगर आप देखें तो ये ट्रू ट्रू जब हों दोनों तो क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन ये एंड है, सॉरी सॉरी, ये एंड ऑपरेशन होगा। देखा, मुझे भी कंफ्यूज कर गया ये इम्प्लाई नहीं हो रहा, ये एंड हो रहा है। एंड केस में क्या होता था, एंड केस में होता था, ये देखें ना इसको, ये इधर से देखें, मैं इसको बल्कि हाईलाइट कर देता हूँ। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जो कि असल में ये एंड है, एंड। तो मैं दोबारा इसको
क्लियर करके लिख देता हूँ। ये देखें, P implies Q and Q implies P। ये और ये कॉलम्स के चले नाम लिख लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये थर्ड कॉलम में कैलकुलेट कर चुके हैं और ये फोर्थ कॉलम में। हम फिफ्थ कॉलम में इनका एंड करना है। एंड ऑपरेशन आपको पता है कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो, बाकी ये फॉल्स ही होता है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये नीचे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। ये इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। ये आपने काफ़ी ध्यान से और गौर से आपने ये ट्रुथ टेबल वगैरह ड्रा करने हैं, नहीं तो मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं आप इधर कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये वाला हमने ट्रुथ टेबल बनाया है अभी अभी। ठीक है, इसको डन, सेव टू फोटोज, और यहाँ इसको लाकर हम लिख लेते हैं। ये लें, इस टेबल को ज़रा ऊपर, चलें इसको नीचे इधर ही, चलें ये नोट्सों में ये ज़रा ज़रूरी था तो ये मैंने लिख दिया ऊपर। ये अच्छा, अब बुक की बात चली है तो ये जो पीछे हमने पढ़ा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला लिखा भी रेड में ही हुआ है, लेकिन इसको मैं, चले ये ब्लू में करके लिख के तो आपको बताता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2.7 इम्प्लीकेशन, ये समझना आपके लिए ज़रा अहम है। मैं कोशिश करूँगा नोट्सों में यही डाल दूँ। हाँ चलें, अच्छी बात है, ताकि आपको ये, बाकी तो बहुत इजी है, बाकी की ज़रूरत नहीं है आपको इतना। जितना मैंने अपने नोट्सों में बताया उसी से काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला इससे काम नहीं चलेगा। इसको मैं नोट्सों में शामिल कर देता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ। डन हो गया, सेव टू फोटोज़, और ये पूरे का पूरा पेज। थोड़ा बड़ा कर लेना इसको। चलें, अब इसको ऐड किधर किया जाए, यहाँ पे कहीं जगह बनती है। चलें यहीं पे इसके, ये देखें, यहाँ ऐड कर लें इसको, और सेकंड पेज को यहाँ पर आप ऐड कर लें। यहाँ नीचे लिख देते हैं रीड अबव
pages and understand them। और चलो जी, ये गुड हो गया। और यहाँ लिख लेते हैं अंडरस्टैंड हाउ अबव टेबल, ट्रुथ टेबल है वैसे, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पे 2 पेजेस और ये टेबल, ये कैसे बना ये टेबल, इसको अगर आपने समझ लिया तो ये टॉपिक समझें कि आपकी मुट्ठी में है, फिर आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। आगे कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। अच्छा जी, पहला है, फर्ज करें कि लेट, फर्ज कर लें P इम्प्लाइज Q है, ये गिवन कंडीशन है। तो फर्स्ट केस में इसका कन्वर्स ये होगा, कन्वर्स, इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है। P इंटू Q, ये इसका कन्वर्स है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट का इन्वर्स होगा P इन्वर्स है कि दोनों को नेगेटिव कर दें, एंटीसीडेंट और कंडीशन रिजल्ट को, और आखिरी है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव ये है कि इनकी पोजीशन भी चेंज करें तो Q इंटू P हो जाएगा, लेकिन ये तो वही कन्वर्स है, इसको दोनों को नेगेटिव भी कर दें तो ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल आगे बनाना बहुत ही आसान है, ये आप खुद भी अब बना सकते हैं, लेकिन चलें आपको मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे बना ट्रुथ टेबल। ले आऊँ वहाँ से या खुद बना दूँ, चलें ले आता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे बना। बुक से ही पकड़ के ले आते हैं, ये है जी टेबल, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलें। ये टेबल जो भी है इसका नंबर छोड़ें जी, नंबर क्या हमने करना है, चलें। ये हो गया जी। अच्छा, यहाँ
और बड़ा कर लें या काफ़ी है? चलें। अच्छा, अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है? कंस्ट्रक्ट आपने पी और क्यू से स्टार्ट करना, ये मैं आपको बता दूं कि ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। नीचे मैं आपको बस हिंट दे दूं। पी और क्यू की हमने चारों जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो लिख ली हैं, पी एंड क्यू। ठीक है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ये चारों पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली। उसकी वजह से अब पी, नेगेटिव पी, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू कैलकुलेट करेंगे। ये कॉलम डिसाइड करेगा इसकी वैल्यू और ये कॉलम डिसाइड करेगा इसकी वैल्यू। ये फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ऊपर से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ऊपर जो ये कॉलम इसको कंपेयर कर लें इसके साथ। अच्छा, यहाँ ये ड्रॉ कर दें। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है जी, फॉल्स और आखिरी ट्रू आना था यहाँ पर। चलें, और इन दोनों की बुनियाद पे ये जो P इम्प्लाइज Q है वो फर्स्ट और सेकंड नाम दे लें इनको। चलें, इधर भी मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 2, यहाँ लिख देता हूँ कि ये 1 की वजह से है तो ये 3। ठीक है, ये 3 है। चलें, 4 है। नीचे लिख देते हैं इनके कि ये किस तरह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या इधर लिख देते हैं कि ये 1 के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू 2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू 1 एंड 2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू 1 एंड 2 और 1 के ऊपर डिपेंड कर रही है, 2 एंड 1 के ऊपर ऑर्डर चेंज हुआ है। इसकी वैल्यू 3 एंड 4 के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इसकी वैल्यू 4 और 3 के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस तरह उसकी बुनियाद पे बिल्कुल ये सारी स्टेटमेंट्स हमने पीछे देख ली हैं। जब आप ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप वैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने नेगेटिव को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल आपने बस ये समझना है कि ये स्टेटमेंट क्यू ऐसे करके समझ लें, और आपने कॉलम्स बस फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सेकंड नहीं, इस केस में हाँ, फोर्थ और थर्ड कॉलम को आपने देखना है और इसकी वैल्यू आपने डिसाइड कर लेनी है, जो कि बहुत ही आसान है। फर्स्ट वाली ट्रू क्यों है? क्योंकि थर्ड कॉलम में फॉल्स फॉल्स है। ठीक है, पी क्यू पहले फॉल्स है। चले, मैं नीचे कॉलम ड्रा करके ड्राई कर देता हूँ आपको। अ, ये सिर्फ एक आखिरी कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ड्रा करना इंतहाई आसान है। अच्छा, उससे पहले ये पी और क्यू वाली यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर ये है, सेकंड ये है। इन दोनों की बुनियाद पे जब दोनों ट्रू होती हैं वैल्यूज़, ये देखें ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू होती है। ट्रू और फॉल्स हो, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगी। आप जाके ऊपर से ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल देख लें, इसे देख लें। यहाँ ये वाला टेबल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था एम्प्लॉयज़ वाला, ये टेबल देख लें आप। ठीक है, ये याद रखना आपने कि नहीं तो आगे जैसे जाते जाएंगे कन्फ्यूजन और में इजाफा होता जाएगा और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ये टेबल बन जाएगा, और ये इस टेबल को आप कंपेयर कर लें इसके साथ, बिल्कुल ये और ये कॉलम बिल्कुल ठीक आए हैं। ठीक है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये सिक्स्थ कॉलम है, ये सेवन्थ कॉलम है और ये एट्थ कॉलम है, लेकिन ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ पे कर रहे हैं। अब हमने ड्रॉ करना है ये आखिरी, इस कॉलम को हमने देखना है कि कैसे ड्रॉ हुआ हुआ है।
तो इसको ड्रा करने के लिए दोबारा लिख लें इधर पहले, चाहे आप अगर आप कंफ्यूज होते हैं, वैसे तो मैं यहीं से देख के लिख लूँगा। ये देखें, इस कॉलम को ये देख रहा है, इस कॉलम को, और ये देख रहा है इस कॉलम को। इधर मैं आखिर में इनकी इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, 4 क्या होंगी। पहला क्या है, फॉल्स फॉल्स है। इसको देखें, ये फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स में क्या होता है, ये ट्रू होता है। दूसरे में ट्रू फॉल्स है, तब जाके ये फॉल्स होता है। तीसरे में फॉल्स ट्रू है, तो तब ये ट्रू ही होता है। और आखिरी में ट्रू ट्रू है, तब ये ट्रू ही होता है। इसको आप कंपेयर कर लें इसके साथ, ठीक है। अगर आप वही फिर कंफ्यूज होते हैं तो फिर उसका तरीका यही है। ये मैं नीचे आपको इधर बता देता हूँ कि आप फिर इधर लिखें क्यू, और इधर लिखें आप नेगेटिव क्यू लिखा, पहले नेगेटिव पी लिखें आप। नेगेटिव क्यू की वैल्यूज कॉलम 4 से आपको मिल जाएंगी। ऊपर जो कॉलम 4 है वहाँ से 4 फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स है। ठीक है जी। और ये नेगेटिव क्यू की वैल्यूज थी। वैसे ये गलत लिखा हुआ है इसने, ये गलती है, ये ट्रू होना चाहिए। ये आप दुरुस्त फरमा लें इसको, ये बुक में गलती है ये, ठीक है। फा इसलिए मैंने उधर से लिख दिया। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव पी क्या है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। अब आप देखें कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको P इम्प्लाइज Q वाला टेबल याद है, ये बिल्कुल P इम्प्लाइज Q की तरह का ही है। अच्छा, फॉल्स फॉल्स में क्या होता है, ये ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स होता है। फॉल्स ट्रू में ये ट्रू होता है। ट्रू ट्रू में ये ट्रू होता है। और ये ऊपर इससे मैच कर रहा है, तो ये टेबल ड्रा हो गया, ठीक है जी। ये टेबल ड्रा हुआ, और तकरीबन आपकी समझें कि थेरी भी इस एक्सरसाइज की तकरीबन ख़त्म होने वाली है। बाकी पीछे कोई ज़्यादा इतनी अहम चीज़ नहीं रह गई। एग्ज़ाम्पल 3 उसने दी है। एग्ज़ाम्पल 3 हम देख लेते हैं, इंतहाई आसान एग्ज़ाम्पल है। यहीं से लाकर देख लेते हैं ताकि मुझे लिखना ना इतना पड़े। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, और कोई मसला नहीं मेरे ख्याल में। एक जो लेक्चर है वो इकट्ठा होना चाहिए, रादर के मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 4-4 क्लिप बना के तो अपलोड करता फिर। चले, इस एग्ज़ाम्पल को हम देख लेते हैं। क्या कह रही है जी एग्ज़ाम्पल, prove that in any universe the empty set is a subset of any set A। ये तो हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। हमें पता है कि जो empty सेट होता है फाई, वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फाई अपना इम्प्रॉपर सबसेट तो होता ही है, तो किसी भी सेट का ये सबसेट ज़रूर होगा। चलें, तो इसका प्रूफ इस तरह है कि एक यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें ये कंडीशन कंसिडर करें कि एक एलिमेंट एक्स है फॉर ऑल, जो के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव का मतलब होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एज वेल, ठीक है। अगर एक्स बिलोंग करेगा तो
लेकिन इस स्टेटमेंट में एक मसला है। ये जो उसने लिखी है कि 5x फर्ज करें 5 है और implies that x belongs to A. The antecedent of this conditional is false because no x belongs to is a member of phi. समझ आई? एंटीसीडेंट किसे कहते थे? एंटीसीडेंट पहली स्टेटमेंट को कहते थे जो हमने ऊपर लिखी थी, P implies Q, पहली प्रोपोजिशन थी ना, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ही को कहते हैं। तो ये एक प्रोपोजिशन है, हम कह रहे हैं कि X जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है कि यूनिवर्सल सेट का है, वो एलिमेंट एम्प्टी है, फाई है, और वो A से भी बिलोंग कर रहा है। अब ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेट था, तो अब अगर वो फाई है, एम्प्टी है, तो वो ए के साथ कैसे बिलोंग कर सकता है? तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो जब हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती थी, इसमें याद करें आप पी और क्यू के जो टेबल बना था, फॉल्स फॉल्स, ये ऊपर ऊपर अभी हमने बनाया, बस इसमें ये कंसिडर कर लें कि ये पी है। इसमें अगर बस आप ये कंसिडर कर लें ये पी है और ये क्यू है और ये पी इम्प्लाइज क्यू है, तो क्या होता था जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती थी तो दूसरी ट्रू खुद ब खुद ही हम उसे कंसिडर करते थे। ठीक है जी। तो फिर x बिलोंग्स टू a, वो तो ट्रू हो ही गई। अब कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव क्या था? अभी ऊपर पढ़ा हमने, कंट्रा पॉजिटिव इसका होगा p थोड़ा सा ये कंट्रा पॉजिटिव ये थी ना, नेगेटिव q implies that negative p। चले, कंट्रा पॉजिटिव है इसकी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u, नेगेटिव, ये स्टेटमेंट ठहरे जी, ऐसे लिख लें ऊपर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u, x बिलोंग्स टू phi implies that x belongs to a। ये p स्टेटमेंट है, ये आपकी q स्टेटमेंट है, और ये p एंड q है। हमने साबित किया है कि p फॉल्स है, तो जब p फॉल्स होती है तो q ट्रू हो या फॉल्स हो हम वो कंसिडर ही नहीं करते, ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। ठीक है, p इम्प्लाइज q, ये ट्रू, इसे q को ट्रू ही माना जाता है। ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो p इम्प्लाइज q ये ट्रू हो गया। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो फिर उसी से स्टार्ट करेंगे हम, x बिलोंग्स टू u, कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव q क्या है? कंट्रा पॉजिटिव यही है ना, नेगेटिव q implies that negative p। तो a is not member of a shows that x is not phi। तो ये हमें पता है कि अगर x a से नहीं बिलोंग करेगा तो x नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है ना, x एक ऐसा, क्योंकि एम्प्टी तो हर सेट के अंदर छुपा होता है, उसका सबसेट होता है, लेकिन हमने कह दिया कि x a से नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब है कि x किससे बिलोंग करेगा? वो यूनिवर्सल सेट में से ज़रूर बिलोंग करेगा, और यूनिवर्सल सेट से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो वो एम्प्टी नहीं होगा, जिसकी बुनियाद पर ये इसका कंट्रा पॉजिटिव तरीके से भी हमने इसको साबित कर दिया है। जी, ये एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में वो इसका ट्रूथ टेबल कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें आपने एक बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन इस सेंस में है कि आपने ये देखना है कि ब्रैकेट्स किधर डली हुई हैं। ये ब्रैकेट पूरी की पूरी शो कर रही है, और ये ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट पूरे के पूरे क्वेश्चन को शो कर रही है, और इधर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ब्रैकेटें नहीं है, ये आपने
कंफ्यूज नहीं इसको करना। यहाँ ब्रैकेट डाल देंगी तो क्वेश्चन और हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है तो क्वेश्चन और हो जाएगा। तो इसका तरीका ये है, ये असल में इन दोनों में फ़र्क क्या है, चलें ये सोचें हम ज़रा आप। ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपने सोचना है। ये इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इसमें और इसमें, वो आपने फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल बना के दे दूं। इसका ट्रुथ टेबल वैसे तो आपको अब बना लेना चाहिए, लेकिन चले बना देते हैं आपको। P and Q, P implies Q, P and Q and P, P implies Q and P implies Q। चलें, ट्रू क्या था इसकी वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये दोनों इंडिपेंडेंट थे चारों, इनकी इसकी पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली। ये अगर आपको याद हो तो ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है, ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है। अब एंड करना है, एंड किस किस का हो रहा है, ये फोर्थ कॉलम के लिए एंड हो रहा है। ये मैं लिख दूं, फोर्थ कॉलम इज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। फोर्थ कॉलम हमें मिल रहा है थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एंड करके। तो फर्स्ट केस में, इस केस में ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स 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 ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा। अब क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा फोर्थ कॉलम, ये जो फिफ्थ कॉलम हमें मिलेगा वो किसके इक्वल है, फोर्थ कॉलम एंड कॉलम टू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फोर्थ और टू को देख के ये कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा, पहले इस कॉलम को देखेंगे, फिर इस कॉलम को देखेंगे, तो फिर ये कॉलम बनेगा। ये अब आपने याद रखना है। तो ट्रू ट्रू, पहला ट्रू यहाँ से लिया, तो पहला ट्रू फोर्थ कॉलम वाला, दूसरा ट्रू सेकंड कॉलम वाला, तो ये ट्रू आया। पहला फॉल्स में तो ये हमेशा ट्रू ही होता है ना, फॉल्स सारे ही कॉलम फोर के फॉल्स हैं तो ये ट्रू ही आएगा। ठीक है, कॉलम टू पे डिपेंड ही नहीं करेगा उसकी वैल्यू, तो ये सारे ट्रू आएंगे। अब आपकी असाइनमेंट है कि आप इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करें और फ़र्क तलाश करें, और नीचे वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि क्या फ़र्क है। नेक्स्ट दो छोटे छोटे चीज़ें रह गई हैं, वो कवर करते हैं तो ये थ्योरी ख़त्म होगी इसकी। काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी थी इसकी, तो ये मैं लिख ही ले ही आता हूँ वहाँ से, क्योंकि छोटी सी है। तो ये टोटोलॉजी, और ये देखें, ये अभी हमने ये जो पिंक है ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, टोटोलॉजी और क्वांटिफायर कैसे लाऊं, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे का पूरा आ जाए थोड़ा। हम्म, हाँ चले, सेव टू फोटोज। ये तकरीबन सारे का सारे पेज आ जाएगा।
ये टोटोलॉजीज चले। हाँ जी, इस केस में टोटोलॉजी द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें उसकी पी और क्यू पे फ़र्क करेंगे, स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है। पी और क्यू की कोई भी वैल्यू हो जाए और वो स्टेटमेंट ट्रू हो, वो टोटोलॉजी कहलाती है। ये ऊपर जो हमने देखी है ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी थी। ये जो क्वेश्चन था ये एग्जाम्पल 4 ये टोटोलॉजी है, क्योंकि आखिरी कॉलम इसका देखें, सारी की सारी चारों वैल्यूज़ इसकी ट्रू हैं, तो ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी इसने एक और एग्जांपल दी है कि ये भी टोटोलॉजी है, यानी कि वो स्टेटमेंट और ये उसकी कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट ये इम्प्लाई करें तो वो टोटोलॉजी बन जाती है। ए स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज एन absurdity और ए कंट्राडिक्शन। जो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स हो वो absurdity कहलाती है। स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, उसे कंटिजेंसी कहते हैं। बस ये टर्मिनोलॉजी तो आपने याद रखनी है, कंटिजेंसी, absurdity और टोटोलॉजी। तो और इनके आप जाके टोटोलॉजी का मतलब है ऑल टोटल और absurdity का मतलब है कि बेवकूफ़ी। कंटिजेंसी होती है जी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो लाजमी होगा, तो वो कंटिजेंसी कहलाता है। इसकी एग्जांपल ये आप इनका ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करके देख सकते हैं इसका। तो नीचे क्वांटिफायर्स हैं, क्वांटिफायर्स कुछ भी नहीं है। क्वांटिफायर द वर्ड द सिंबल्स व्हिच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। दो क्वांटिफायर्स हम यूज कर रहे हैं, दे फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट है और ये फॉर ऑल है। ये कुछ भी नहीं है, मैंने ये इधर लिख इसलिए दिया है कि ये आप खुद पढ़ लें और इनको अच्छी तरह समझ लें, तो आपका काम बन जाएगा। लेक्चर थोड़ा अच्छा, लास्ट ही एग्जांपल आप चलें पढ़ लेते हैं। ये x बिलोंग्स टू a, उसमें ये इसने बस ये यही कहा है कि ये देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट ये है, और ये फॉर ऑल की एग्जांपल ये ऊपर इसने दी है। तो ये हम पहले इस्तेमाल करते आए हैं पिछले चैप्टर में। यहाँ उसने सिर्फ उसको उनको क्वांटिफायर कह दिया है कि ये क्वांटिफायर हैं, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। बस ये इनका नाम याद रख लें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ई कैट में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलें जी, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।